चैनल, देश का अपना चैनल। हिट एंड रन भारत में सड़क हादसात का एक आम मामला बन गया है। आम जुबान में हिट एंड रन एक्सीडेंट को एक ऐसे मामले के तौर पर बयान किया जा सकता है जहां एक शख्स गाड़ी चलाते वक्त दूसरी गाड़ी को टक्कर मारता है और मौके से फरार हो जाता है। अपनी गाड़ी से मुताल्लिक सड़क हादसे की रिपोर्ट करना ड्राइवर की अखलाकी और कानूनी जिम्मेदारी है। जैसे जैसे भारत में हिट एंड रन के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में मोटर व्हीकल एक्ट को समझना लाजमी है, जो हिट एंड रन मामलात में शामिल किसी भी शख्स पर लगाया जाता है। इसके अलावा इस तरह के मामलात में ताज़ीरात हिंद की दफा 279, 337, 338 के तहत FIR दर्ज की जाती है। मजीद ये कि एक्सीडेंट की वजह से होने वाली मौत के मामले में दफा 302 भी लगाई जा सकती है। इसके साथ ही जख्मी शख्स और हलाक होने वाले फर्द के लिए हुकूमत की जानिब से मुआवजे का भी इल्तिजाम है। हुकूमत ने बाकायदा तौर पर एक मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड का कयाम किया है, जिसका इस्तेमाल हिट एंड रन हादसात के मामले में मुआवजा देने और हादसे में मुतासिर होने वाले लोगों के इलाज के लिए किया जाता है। इसके तहत हिट एंड रन के मुतासिरीन को संगीन चोट के मामले में 50,000 और मौत हो जाने पर 2 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि गुज़िश्ता बरसों के दौरान भारत में रोड ट्रांसपोर्ट के शोबे में तेजी से तरक्की हुई है, लेकिन सड़क हादसों के आदाद शुमार बताते हैं कि कैसे सड़कें हर किसी के लिए गैर महफूज जगह बनती जा रही हैं। भारत में होने वाले तमाम सड़क हादसात में से 30% से ज्यादा हिट एंड रन के मामले हैं, लेकिन हिट एंड रन एक्सीडेंट के केस में सिर्फ 10% ड्राइवरों पर ही मामला दर्ज किया जाता है। दूसरे शख्स की जान की परवाह ना करना, नशे की हालत में ड्राइव करना, लापरवाही से गाड़ी चलाना हिट एंड रन के मामलात की अहम वजूहात हैं। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज की वजारत की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 के दौरान रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में 4,61,312 सड़क हादसा दर्ज हुए, जिनमें 1,68,491 जाने गईं और 4,43,366 अफराद जख्मी हुए। ऐसे में हिट एंड रन से मुताल्लिक कवानीन को समझना हर शहरी के लिए निहायत जरूरी है। आज की पेशकश में इस खास मौजू पर माहिरीन के जरिए रोशनी डाली जाएगी। अपना मुल्क अपना आइन, शक्ति संविधान की। नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में और मैं हूं मोहम्मद रहमान। आजकल एक्सीडेंट होना एक आम बात हो गई है, लेकिन अक्सर ऐसे मामलात भी सामने आते हैं कि जहां ड्राइवर एक्सीडेंट करने के बाद जिस शख्स का एक्सीडेंट हुआ है उसकी मेडिकल हेल्प करने के बजाय वहां से, चाहे पुलिस के डर से या अपने खिलाफ होने वाली कार्रवाई के डर से, भाग जाता है। ऐसे मामलात को आम ज़बान में हम हिट एंड रन के नाम से जानते हैं, लेकिन खुदा न खास्ता अगर ऐसा कोई मामला आपके साथ हो जाए तो क्या है कानून और किस तरह का जुर्माना है ऐसे मामलात में, इस अहम मौजू पर आज की इस पेशकश में हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 2 खास मेहमान। हमारे साथ हैं फॉर्मर ACP दिल्ली पुलिस जनाब राजेंद्र सिंह साहब और हमारे दूसरे खास मेहमान हैं सुप्रीम कोर्ट के मारूफ वकील जनाब अनस तनवीर साहब। आप दोनों का आज की इस पेशकश में बहुत बहुत इस्तकबाल है। हमारे साथ लॉ के स्टूडेंट भी हैं जिनके सवालों को आज की इस पेशकश में हम शामिल करेंगे। सबसे पहले मैं ACP साहब से जानना चाहूँगा कि आपका दिल्ली पुलिस का एक लंबा तजुर्बा रहा है। जब हम हिट एंड रन की बात करते हैं तो किस तरह के कानून हैं और क्या जुर्माना है इन मामलात में? जब सबसे पहली नज़र में आपके सामने इस तरह के मामलात आते हैं तो किस तरह का डील करते हैं? देखो, पुलिस जो है जो डील करती है हिट एंड रन के केसेस से, पहले तो यह है कि हिट एंड रन जो है उससे आप क्या समझते हो। हिट एंड रन का मतलब है कि आदमी किसी को एक्सीडेंट करता है और उसके बाद कोई इन्वॉल्व है व्हीकल्स, और वो व्हीकल्स जो एक्सीडेंट करने वाला है वो वहाँ से भाग जाता है या वहाँ से एरिया को छोड़ देता है, जगह को उसको छोड़ देता है, फरार हो गया और फरार हो जाता है। और उसके बावजूद भी पुलिस को एफर्ट्स करने के बावजूद भी वो
नहीं मिल पाता या वो वापस लौट कर वो इंटीमेट नहीं करता पुलिस को कि ऐसा ऐसा मेरे द्वारा कर दिया गया था, तो उस केस को हम हिट एंड रन कहते हैं। कई बार हिट एंड रन केसेस जो है बहुत जल्दी या 24 घंटे के या 36 घंटे के अंदर नॉर्मल केसेस में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो भागने वाला है वो वापस आके कई बार सरेंडर कर देता है, तो नॉर्मल केसेस की तरह भी हम डील करते हैं। इसको डील करने के लिए जो कानून है वो बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही क्लियर कानून है हमारा। उसमें जो है कई कैटेगरीज हैं, ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस इसमें मायने रखता है, और सबसे बड़ी बात है कि इंटेंशन, नॉलेज और रैश एंड नेग्लिजेंट, ये 3 चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंटेंशनल और नॉलेज करने के साथ किसी आदमी की ज़िंदगी को लेते हो, चाहे एक्सीडेंट करके ही क्यों ना हो, तो इसका मतलब ये है कि आपको 302 तक पनिशमेंट हो सकता है। कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर कहते हैं यानी उसको, जानबूझकर करते हैं। इंटेंशंस होती है, नॉलेज होती है, और एक पर्टिकुलर इंजरी कॉज कर रहे हैं, मतलब इंजरी कॉज करते हैं जिसकी इंटेंशन इंजरी कॉज करने की भी ये है कि उससे डेथ जो है वो हो जाएगी, इंटेंशनल इंजरी है। दूसरी चीज़ क्या है कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, मतलब जिसके अंदर आप श्योर नहीं हो, आप इंटेंशंस नहीं हैं, वहाँ नॉलेज की चीज़ आ जाती है। नॉलेज के अंदर क्या है कि नॉलेज सिर्फ नॉलेज है कि मैं जो एक्ट कर रहा हूँ एक प्रूडेंट आदमी की तरह जो मैं एक्ट कर रहा हूँ, उसके रिपरकशंस ये होंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेज ये होंगे। अगर ये मुझे पता है, ये मेरी नॉलेज है, एक हर आदमी के पास नॉलेज होती है, अगर वो नॉलेज है तो वो आप 304 पार्ट 2 के अंदर जो है आप उसको कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर मान के चलते हैं। तीसरा जो है रैश एंड नेग्लिजेंट है। रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट के अंदर है ना तो नॉलेज उसके अंदर रहती है, ना ही इंटेंशन होती है। आप रैकलेसनेस ड्राइविंग, इररेस्पॉन्सिबल ड्राइविंग कहते हो, जिसमें नेग्लिजेंस भी है। आपकी एक ड्यूटी है कि आपको एक सर्टेन रूल और रेगुलेशंस के अंदर गाड़ी चलानी है, आप उसको फ्लॉट करते हो, दौड़ते हो, बहुत तेज़ी से गाड़ी चलाते हो, रैकलेसली चलाते हो, ड्रिंक करके चलाते हो, ये सारी क्या चीज़ें हैं, ये एक रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट के अंदर शामिल हो जाती है, और हम उसको जो है 304A के अंदर करते हैं। ये तीनों केसेस हैं जिसमें डेथ कॉज होती है। लेकिन अगर इंजरी कॉज होती है तो उसके लिए रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट के साथ इंजरी कॉज होती है तो वो हमारे यहाँ अभी 338 की सेक्शन लगती है, और माइनर इंजरी के लिए, सीरियस इंजरी के लिए 338 है, और माइनर अगर इंजरी है, सिंपल इंजरी है, तो उसके लिए 337 है। कुछ प्रोविजंस जो है हमारे एमवी एक्ट में भी दिए गए हैं। हाँ, मोटर व्हीकल एक्ट की आपने बात की, उसके ऊपर भी मैं जानना चाहूँगा अनस जी से, क्या वाकई तमाम मामला को हम मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ही लेते हैं, या हमारी जो आईपीसी है उसके तहत हमें ज़्यादा लेना पड़ता है? दोनों चलता है। तो मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर एक MACT, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल बने हुए हैं, तो 2 केस चलेगा। पहला आपका कि जो IPC के तहत रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग का हो, वो 338 हो सकता है, 337 हो सकता है, 279 हो सकता है, या जैसे कहा CP साहब ने 304A, 304 पार्ट 2, इन प्रोविजंस में आप पे क्रिमिनल ऑफेंस है, उसकी एक अलग तफ्तीश चलेगी, चार्जशीट फाइल होगी और सज़ा होगी। दूसरा होता है MACT के थ्रू, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल के। तो 164 ऑफ मोटर एक्सीडेंट क्लेम, ये मोटर व्हीकल एक्ट कहता है कि अगर एक निश्चित अमाउंट है पहले तो, कि अगर इंजरी हुई तो 50,000 रुपये, डेथ हुई तो 1 लाख रुपए, इसको बढ़ाया गया। ये पहले 25,000 था, 2019 में अमेंडमेंट लाके इसको बढ़ाया गया है। उसके अलावा अगर मान लीजिए जैसे ACP साहब ने कहा कि लोग वापस आ जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं, सरेंडर करने की उसकी वजह भी है क्योंकि सज़ा बहुत कम है, तो जहाँ पे वापस आ गए, जहाँ उन पे वो केस हो सकता है, तो MACT ये देखता है कि उनके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस था कि नहीं, तो उसमें फिर इंश्योरेंस कंपनी भी पार्टी बन जाती है उन केसेस का, और वो जो ट्राइब्यूनल है वो डिटरमाइन करता है कि आपका लॉस ऑफ इनकम क्या हुआ। डेथ का तो एक अलग है, उसमें भी देखना होता है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है इस पे कि पूरा प्रॉपर कैलकुलेशन दिया हुआ है, यानी जानी नुकसान का अंदाजा अलग और माली नुकसान का हाँ, अलग लगाया जानी जाए। माली दोनों का। और साथ ही साथ ये भी कि मान लीजिए कोई इंसान है, वो अपने घर का इकलौता अर्निंग मेंबर था, 24 साल की उम्र थी, हाथ पैर उसके सलामत थे, नौकरी करता था, तो फिर उसको लिया जाएगा कि अगर ये जिंदा रहता तो कितना कमा सकता था। तो एक नोशनल लॉस को भी कैलकुलेट किया जाता है क्योंकि वो इकलौता आदमी था, उसी के वो था, और वो पैसा मिलता है आपके किथन किन को, जो भी आपके फर्स्ट ब्लड रिलेटिव है उनको वो पैसा मिलता है। जब ये पैसा मिलता है तो आपको जो पहले मोटर व्हीकल एक्ट में कॉम्पनसेशन जो 1 लाख मिला है या वो मिला है, वो इसमें एडजस्ट हो जाता है।
ये आपने पूरा बताया, लेकिन मैं यहाँ भी ये जानना चाहूँगा, जैसे सर ने कहा कि अगरचे डेथ हो जाती है तो सज़ा 302 तक पहुँच जाती है, तो क्या सज़ा हमारी एक, अगर कोई इंसान ज़ख्मी है अभी हालत में, तब तक सज़ाएं अलग हैं या तब तक धाराएं अलग हैं, और अगर खुदा ना खास्ता उसकी डेथ हो जाती है तो धाराएं बदल जाएंगी? ऐसी भी आपसे भी जानना चाहूँगा और आपसे भी। ये बिल्कुल सही है। जो डेथ के लिए अलग प्रोविजंस हैं, ग्रीवियस इंजरीज़ के लिए अलग हैं और सिंपल इंजरी के लिए अलग हैं। लॉ बिल्कुल क्लैरिटी है। अभी अनस साहब ने बताया था, बड़ा अच्छी ढंग से बताया है कि जो कंपनसेशन का लॉ है वो हमारा एक बेनिफिशियल लॉ है, जो सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के बाद जो है, अभी एक स्कीम भी 2022 में एक स्कीम भी जो है उन्होंने लॉन्च की है, उसके अंदर ये बेनिफिशियल लॉज है जो 161 और 164 जैसे अनस साहब ने बताया कि 161 के अंदर हिट एंड रन के जो केसेस हैं जिनके अंदर व्हीकल्स नहीं मिल पाता, उस इंजर्ड को भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बड़ा मेजर लॉस है अगर उसकी डेथ हो जाती है। तो 161 में क्या है कि पहले हमारे ये 25,000 और 12,500 था, 25,000 मरने पे और 12,500 जो है वो उसके ना मरने पे, लेकिन अब उसको बढ़ा के 2 लाख मिनिमम, आगे भी हो सकता है, और 50,000 जो है वो इंजर्ड के लिए, जो सीरियसली इंजर्ड है उसके लिए। तो ये प्रोविज़न हो गया। ये है आपका उस 161 का जो प्रोविज़न है एमवी एक्ट का, ये प्रोविज़न है जो हिट एंड रन केसेस के हैं जिसमें व्हीकल्स नहीं मिलता है। अगर बाय द व्हीकल मिल जाता है तो एक ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, ड्राइवर है वहाँ ओनर है गाड़ी का, तो उसमें नो फॉल्ट लाइबिलिटी के बेसिस पे 5 लाख रुपए का, और फिर उसके अंदर 2.5 लाख रुपए उसका अलग से प्रोविज़न है। और एमएससीटी जैसे साहब ने बताया कि एमएससीटी कोर्ट उसमें डील करती है। एमएससीटी कोर्ट है क्या, ये ना ही क्रिमिनल लाइबिलिटी को डील करती है ना ही सिविल लाइबिलिटी को डील करती है, ठीक है, ना ही इसमें कोई क्रिमिनल जो फंडामेंटल्स है वो यूज़ करते हैं। ये कोर्ट ज़रूर है, लेकिन ये बेनिफिशियल लॉज है, इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल जो है एविडेंस एक्ट को अप्लाई नहीं किया जाता। ये सिर्फ कंपनसेशन, ये सिर्फ कंपनसेशन डील करती है, और जैसे बताया बहुत डिटेल उसका कंपनसेशन करने का एक प्रोसीजर है, उसके दौरान ये कंपनसेशन देती है। पुलिस का जहाँ तक इसमें रोल है, पुलिस जो है एक डार एक रिपोर्ट सबमिट करती है हर केसेस के अंदर, डार 3 महीने के अंदर अंदर उनको किया जाता है, सेक्शन 159 के तहत जो है इसमें वो करती है, और इसमें जो है उस ढंग से फिर आगे चल के डार की बेसिस पे 1-2 महीने के अंदर अंदर इसको डिसाइड करते हैं। और ये कंप्लेंट भी की जाती है। 165 में तो एमएससीटी का कॉन्स्टिट्यूशन है, 166 में कंप्लेंट कोई भी कर सकता है, इंजर्ड कर सकता है, ऑनर कर सकता है, कोई उनका रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकता है, तो वो उनके द्वारा कंप्लेंट करके ये प्रोसेस है, ये अलग है। इसमें ये समरी ट्रायल होती है, इसमें बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन नहीं होता। तो एक कंपनसेशन सर ये साथ साथ चलता है, उधर अदालत की कार्रवाई के साथ साथ इधर अदालती, हाँ, पैरेलल चलेंगे दोनों, अदालती दोनों पैरेलल चलते हैं। अदालती कार्रवाई क्रिमिनल केस है वो अपने आप चलता है, ये जो केस है ये सिर्फ और सिर्फ कंपनसेशन देने के लिए है जो इंजर्ड को, और बहुत ज़्यादा एविडेंस बेस्ड नहीं है। एविडेंस बेस्ड मतलब जो है बहुत टेक्निकलिटीज जो एविडेंस की वो इसमें शामिल नहीं होती। कुछ टाइम बाउंड भी बनाया गया है अनस जी इनको कि इतने समय के अंदर अंदर आपको ये मुआवजा देना होगा, कंपनसेट करना होगा जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ? जहाँ तक मेरी हाँ, नहीं, ये है कि भाई 6 महीने के अंदर आप कंप्लेंट करते, तो पहले सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है 6 महीने में कोई कंप्लेंट नहीं कर पाया, किसी को नॉलेज नहीं है, तो उसको उस टाइम को भी उन्होंने फिर एक्सटेंड कर दिया कि वो उसको इनजस्टिस हो जाएगा, तो कंप्लेंट करने का टाइम जो है उसमें बढ़ा दिया था। कोर्ट से ये माना जाता है, जैसे 161 का है, आप एक स्कीम बनाई है जिसमें एसडीएम को कंप्लेंट करेंगे आप, विद इन 1 मंथ एसडीएम उसका निपटारा करेगा, जो क्लेम जो है कमिश्नर है उसको लेकर देगा, वो अपने इमीडिएटली उसको वापस भेजेगा। 15 दिन डिसीजन होने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर उसको वो 2 लाख रुपए मरने पे या 50,000 रुपए उसको दे दिए जाएंगे। तो ये पूरा एक प्रोसीजर बनाया गया है, उसमें फंड भी क्रिएट किए गए हैं। ये सारी की सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं। यानी ये तमाम पॉइंट्स हैं जिनको समझना आपके और हमारे लिए, सबके लिए ज़रूरी है। बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। हिट एंड रन से मुतालिक क्या है कवानीन और क्या है जुर्माना, यहाँ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है, और आज हम बात कर रहे हैं हिट एंड रन से मुतालिक कवानीन की, जुर्माने की, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ नई तब्दीलियों की ज़रूरत है इन कवानीन में। दोनों ही मेहमानों से जानना चाहूँगा कि अब तक जो भी कवानीन हैं इन्हीं के तहत मुकदमे भी दर्ज होते हैं और सुनवाई भी होती है। क्या कुछ आपको लगता है सरकार भी कोशिश कर रही है नई तब्दीली की, नए भारत को पुराने कानून से निकालकर नए कानून की तरफ लेके जाने की कोशिश चल रही है? राजेंद्र सर, आपसे भी जानना चाहूँगा, क्या कुछ नई तब्दीली होनी चाहिए, क्या कुछ नया होना चाहिए, और अड़चन कहाँ पेश आती है? हाँ, नहीं, बिल्कुल ठीक है, ये आपने बहुत ही वैलिड क्वेश्चन पूछा है। अभी क्या है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी हमारी सुप्रीम कोर्ट कई बार ऑब्जर्व कर चुकी थी कि ये 304A के अंदर जो पनिशमेंट है, जो आपका 2 साल का पनिशमेंट है,
वो बहुत ही कम है। जिस ढंग से उनका लगा है कि ये पनिशमेंट सफिशिएंट नहीं है, चाहे रेस एंड नेग्लिजेंट एक्ट ही क्यों ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी ये पनिशमेंट कम है। और एक बार आदमी मार के भी भाग जाता है, उसका भी कुछ नहीं बिगड़ता है। तो और फिर कुछ ऐसी परेशानियां थी कि 279 के अंदर पनिशमेंट ज़्यादा है, 3370 के अंदर 337 के अंदर कम है। तो कुछ एनोमलीज थी, उनको सबको रेक्टिफाई करने के लिए अभी जो टेबल किया गया था अपना बिल जो है, इसका नया जो आईपीसी जो टेबल की गई है, हालांकि वो अब वापस आगे दोबारा से फिर जाएगी, लेकिन मैं समझता हूँ जो एक्सीडेंट के प्रोविजन उसमें बिल में रखे हैं वो बहुत ही इन सारी कमियों को दूर करते हैं। उसमें 104 नंबर एफ जो सेक्शन जो 104 के तौर पर जो सेक्शन रखी गई है, उसमें इस पूरी प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करके कर दिया गया। पहले क्या किया गया भाई, 7 साल की सजा होगी रेस एंड नेग्लिजेंट एक्ट के अंदर, केसेस के अंदर। उसी के अंदर प्रोविजन किया गया है कि अगर आदमी रुकता नहीं है, उसको मेडिकल असिस्टेंट नहीं करता, उसको हॉस्पिटल नहीं ले जाता, जो मारने वाला है, जो ऑफेंडिंग व्हीकल का ड्राइवर है, या पुलिस को रिपोर्ट नहीं करता, तो उस केस में उसको 10 साल तक की सजा मिलेगी। अभी न्यू ईयर ईव पे पिछले साल एक लड़की को ड्रैग करके कितने किलोमीटर तक एक रोड एक्सीडेंट के केस में लेके गए थे, बहुत शोर हुआ था। इससे पहले वो आर के आनंद वाला केस हुआ था, तब बहुत शोर हुआ था। तो हम लोग शोर बहुत करते हैं, ठीक है, जब कुछ होता है कि हाँ अमीर लोग गाड़ी चढ़ाते हुए गरीबों पे, सड़क पे मजदूर सो रहा है, वो कई बार मरा है, शिकायत बहुत होती थी और उस पर कोई एक्शन नहीं होता था। अब जो नया कानून आ रहा है, जो आईपीसी आ रही है, इसमें जैसे एसीपी साहब ने कहा, एक तो उसमें हर चीज़ का कंसिडरेशन किया गया है, सज़ा को 10 साल किया गया है, बढ़ाया गया है। विल हैव टू वेट टू सी हाउ इट इम्पैक्ट्स अस, और कि किस फॉर्म में ये पास भी होता है। दो चीज़ लेकिन मेरा मानना है कि बहुत बड़ा मसला है। 1,68,000 डेथ हुई 2020 में रोड एक्सीडेंट से जी। टोटल उसमें से 50% हिट एंड रन के केस थे। किसी ने गाड़ी चलाई, उड़ा के चला गया, अब कोई बचाने नहीं आता है। अगर फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स को प्रोटेक्ट किया जाए, एंड 2019 में जो गुड समैरिटन लॉ है वो प्रोटेक्ट करता है, वो कहता है कि कोई कार्रवाई नहीं होगी अगर कोई पहले घंटे में हेल्प करता है, और ये सब गोल्डन आवर जिसे कहा जाता है। लेकिन उसमें एक मसला है कि अगर किसी ने परेशान किया फर्स्ट रिस्पॉन्डर को तो उसके पास कोई जगह नहीं है जहां पे वो अपनी ग्रीवांस ले जाके पेश कर सके। उसके पास कोई डिफेंस नहीं, उसको बचाने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। मतलब वो परेशान होता रहेगा, उसके पास कहीं नहीं है कि वो जाके शिकायत कर सके। एक तो ये, दूसरा जैसे यूएस और बाकी जगह ना 911 है, एक नेशनल नंबर है। अब हमें यहाँ पे फोन पुलिस के लिए 100 नंबर करना है, एम्बुलेंस के लिए 102 करना है, ये सब एक सेंट्रलाइज नंबर, जिससे कि अगर इन्फॉर्म किया जाए तो फायर ब्रिगेड से लेके, एम्बुलेंस से लेके, पुलिस से लेके एक सेंट्रल उससे आ जाए, तो जो एक्शन का टाइम है, जो रिस्पॉन्स टाइम है, वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। और मैक्सिमम केसेस में अगर पहले घंटे में मेडिकल वो उपचार मिल जाता है इनको, अगर इनको दवा इलाज ये हो जाता है, पट्टी बंध जाती तो है, ये जो डेथ का रेशियो है इसको भी हम कम करेंगे, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि 462 लोग हर दिन रोड एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं। अब बात होती है उनकी, जो लोग इस मामले में मदद करने के लिए आगे आते हैं। अनस जी ने कहा कि वो परेशान होते हैं, अब परेशान कौन करता है ये लोग उससे भी जानना चाहेंगे। लेकिन सरकार भी ये चाहती है उनको परेशान ना किया जाए। राजेंद्र सिंह सर, किस तरह से उनको अप्रिशिएट करती है पुलिस, और किस तरह उनको, अब तो इनाम का भी प्रावधान है? देखिए, ये चीज़ जानना पब्लिक के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि एक्सीडेंट होने के केस में ज़रूरी नहीं कि जिसका एक्सीडेंट हुआ, जो इंजर्ड है, उसका कोई जानने वाला हो वहाँ पर। तो अल्टीमेटली पब्लिक के जो भी आदमी वहाँ मौजूद हैं, उनकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेवारी बनती थी, या एक मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि उसको लेके जाएं। उसमें क्या होता था कि बहुत हरासमेंट उनका होता था, उनको विटनेस बनाया जाता था, हरासमेंट होता था, उनसे पूछताछ की जाती थी। तो उससे क्या हो गया था कि कोई भी आदमी उस इंजर्ड को, जो जैसे अनस साहब ने बताया कि 162 में एक प्रोविज़न है कि विद इन 1 आवर, एक्सीडेंट के विद इन 1 आवर जो है, आप उसको एक गोल्डन आवर्स कहलाता है, अगर उसमें कोई आदमी उसको हेल्प करके पहुंचा देता है, तो ना तो उस आदमी पे कोई ऐसा एक आंसरेबल मतलब उसकी लाइबिलिटी फिक्स होती है। और अब जो 134A का जो प्रोविज़न है एमवी एक्ट में जो आया है नया, इसमें क्या है कि एक गुड स्मार्टिन लॉ जो है डेवलप कर दिया है, या उसको डिफाइन कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। उसमें क्लियर कर कह दिया है कि भाई आपकी कोई, आपसे ना तो नाम पूछा जाएगा, ना आपका पता पूछा जाएगा, ना आपको हरास किया जाएगा। आप जाएं और उसको हॉस्पिटल में
एडमिट करा दें। यहाँ ये जानने वाली बात बहुत ज़रूरी हो जाती है कि ऐसे हालात में जहाँ आपकी नज़र के सामने कहीं किसी का एक्सीडेंट होता है या हो चुका है तो आप जल्द से जल्द उसको एक मेडिकल हेल्प के लिए लेके जाने की कोशिश करें। यहाँ वक्त हो रहा है सवाल और जवाब के दौर का। My question is like nowadays as we know that self-automatic जो cars are so much in trend and even autopilot mode is so much in trend. What if a car in autopilot mode hit someone and what will be the legal complications to the passengers that are there in the car and towards car manufacturing who are creating these kind of sensors in the car? See, it's a very interesting Yes. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि यूएस में इस पे काफ़ी डिबेट हो रही है बिकॉज ऑफ टेस्ला और उनके से जो हो रहे हैं एक्सीडेंट्स की Who वजह will से। responsible? हाँ, इंडिया में पहली चीज़ तो वहाँ तक आने में अभी वक्त है। हाँ, हमारे वहाँ ऑटोमेटिक कार 2 गड्ढे में रुक जाएगी। तो एक तो पहला मसला ये है दूसरा मसला ये है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये अभी कोई कानून नहीं है, इस पर कोई डिबेट इंडिया में हुई भी नहीं है क्योंकि हमारे पास ऐसी गाड़ियाँ नहीं हैं, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो 2 फ्रेमवर्क है, एक तो क्रिमिनल फ्रेमवर्क है, एक कॉम्पनसेटरी फ्रेमवर्क है। कॉम्पनसेटरी फ्रेमवर्क में जो गाड़ी का ओनर है आज भी उस पर ही होती है क्योंकि इंश्योरेंस उसके नाम पे होता है, तो वहाँ पे तो ये कवर्ड हो जाएगा। जहाँ आपके क्रिमिनल फ्रेमवर्क की बात आती है तो अब गाड़ी की तो इंटेंट नहीं हो सकती है। हाँ, तो मेरे ख्याल से जो डेवलप होगा ये जूरिस्प्रूडेंस वैसे ही पियर्सिंग द वेल वाला होगा कि ओनरशिप किसकी थी, ड्राइविंग सीट पे कौन था, या कंपनी की क्या लाइबिलिटी है। बिकॉज जब वो कंपनीज इंडिया में आएंगी तो उनको इंडियन गवर्नमेंट के साथ कुछ ना कुछ बैठ के एक अग्रीमेंट करना पड़ेगा। लेकिन सर यहाँ इंटेंशन में तो नहीं ला सकते हम कि कहीं मारने की इंटेंशन थी और जानबूझ करके हिट किया है। वो वाली धाराएं तो नहीं लग अगर सकती। कोई कोड कर सकता है उस गाड़ी में कि किसी को जानबूझ के मार दो जाके, तो वो कोड अंदर जाएगा। देखिए, इसमें एक चीज़ है, विकेरियस लाइबिलिटी का जो प्रोविजंस है लॉ के अंदर जी, वो ऐसी जो गाड़ी जो ऑटोमेशन के अंदर चलती हैं, तो जो जिसने भी ऑटोमेटिक सिस्टम को बनाया है, किया है, उसने पूरी प्रिकॉशंस ली हैं, नहीं ली हैं, कहाँ फॉल्ट है, क्या मैकेनिकल फॉल्ट है या किसी ह्यूमन इंटरवेंशंस का फॉल्ट है उसके अंदर, ये सारी चीज़ें देख के और फिर डिसाइड किया जाएगा कि ऑनर की विकेरियस लाइबिलिटी इसमें बनती है या नहीं बनती, क्योंकि ड्राइवर और ऑनर एक ही हो जाएंगे उसके अंदर। तो वो एक जैसे हमारे दूसरे भी जो हमारे केसेस होते हैं, जैसे कहीं मशीन कोई काम करता है तो गिर जाती है, या कहीं बिल्डिंग की दीवार गिर जाती है, आदमी मर जाते हैं, तो उसमें भी विकेरियस लाइबिलिटी का प्रोविजंस है, जिसमें कि जो आदमी एक्चुअल में वहाँ नहीं होता है उसको भी हम जो है फिर, और बहुत लंबा चौड़ा लॉ है, आप अच्छे तरह से स्टूडेंट्स हैं जानते हैं, तो उसके अंदर ये प्रोविजंस कहीं ना कहीं फिट इन करेंगे। वो तो जब आए, हाँ, वो तो जब आएगा तो उसका जो है पता लगेगा कि ग्राउंड्स पे उसको कैसे डील किया जाए। यानी हमारे कानून ने छोड़ा उन लोगों को भी नहीं है जो इस तरह से निकलने की कोशिश करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। My name is Ishika Sharma and I would like to ask that as we know that there is an increase in use of AI. So in a scenario where a car hits a person and causes minor injuries, but the person creates a deepfake video showing that no accident has been occurred. So what will the legal complicalities in the scenario? पहली चीज़ कि माइनर इंजरी हुई तो ऐसे भी बेलेबल ऑफेंस था, 1000 रुपये का फ़ाइन है एज़ पर अभी के लॉ में, तो बहुत फ़र्क उससे नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, दूसरा पोर्शन है आपका डीफेक वीडियो का जो सवाल है, उस पर लेजिस्लेशन लाने की बात हो रही है। अभी प्रधानमंत्री ने भी उस पर स्टेटमेंट दिया कि उनका कोई वीडियो डांडिया करते हुए, वो उनका वीडियो था भी नहीं, इट वॉज नॉट अ डीफेक वीडियो, इट वॉज सम अदर पर्सन बाय द वे, बट वो था। तो यहाँ पे भी एक रिवर्स इंजीनियरिंग करके या उसको समझ के ये समझा जा सकता है कि ये वीडियो डी फेक है कि नहीं। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई अ डी फेक वीडियो। तो अगर आपने एक्सीडेंट किया साथ ही साथ अब एविडेंस को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हो या फेक कर रहे हो, तो आप तो डबल फंस जाओगे। तो वो जो एग्जिस्टिंग कानून है वो काफ़ी हद तक इस चीज़ को कवर करता है। हाँ बेटा, इसमें बिल्कुल आपके जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस जो हैं, अब चाहे एआई हो या कोई भी सब्जेक्ट्स हैं, उसमें हम क्या है कि प्राइमरी और जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है वो सारे के सारे बाइनरी लैंग्वेजेस पे चल रहे हैं, सब सेकेंडरी एविडेंस है। तो उनको लेने का एडमिसिबिलिटी, रेलिवेंसी और जेन्युइननेस, 2 थिंग्स आर डिफरेंट एंटायरली।
कैसे कि एक एडमिसिबिलिटी आपने 65B का सर्टिफिकेट दे दिया, जो उन्होंने दिया उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया, वो इतना ही रोल है उसका कि भाई ये एडमिसिबल एविडेंस है एंड दैट कैन बी रेड इन द ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल। लेकिन क्या वो जेन्युइन है, नहीं, डीप फेक है या उसका गलत है, ये जब प्राइमरी एविडेंस जो उसका जिससे क्रिएट किया गया है, जब उस प्राइमरी एविडेंस को लेंगे, उस इंस्ट्रूमेंट को लेंगे, तब उसके अब जैसे निर्भया के केस में क्या किया, उन्होंने बताया कि वी वर समवेयर एल्स एंड वी वर अटेंडिंग सम फंक्शन एंड दे प्रोवाइडेड अस सम मटेरियल, डिजिटल मटेरियल, कि दिस इज़ अवर फिल्म, ये शॉर्ट फिल्म है हमारी, हम देखो यहाँ पर डांस कर रहे हैं। उन्होंने मेमोरी कार्ड दिया और काफ़ी चीज़ें एक पेन ड्राइव में दिया। मगर these things are not acceptable to us. You give us the phone which was used in recording this video. They did not give because अगर ये, क्योंकि ये जो डीप फेक वीडियो हैं या जो भी हैं वो एक सेकेंडरी उसमें आ जाएंगे, तो हम प्राइमरी एविडेंस पे चले जाएंगे, तो अल्टीमेटली हमारे पास वो चीज़ सॉल्यूशन है हमारा। ऐड कर देता हूँ, ये इससे अलग हो के भी कानून की अंडरस्टैंडिंग के लिए 65B का सर्टिफिकेट लगता है जब आप कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस यूज़ करते हो। उसके साथ बहुत ज़रूरी है कि जिस डिवाइस से रिकॉर्ड किया गया है वो डिवाइस आप प्रेजेंट करें। तो इसमें भी अगर आप कह रहे हैं कि हमने ये वीडियो वहाँ बनाया है, सामने सामने वीडियो बनाया है, एक्सीडेंट नहीं हुआ है, तो आपको अपना फ़ोन प्रेजेंट करना पड़ेगा। उसकी फॉरेंसिक से लेके बाकी डिजिटल इंक्वायरी की जा सकती है, तो इट्स नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। तो क्या सर इसके अंदर हमारा मोटर व्हीकल एक्ट ही काम करेगा या आईटी एक्ट भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा? अगर आपने वो फेक किया एविडेंस तो आईपीसी शामिल हो जाएगा, आईपीसी शामिल होगा। एक चीज़ और है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सर, ये 65B की जो सर्टिफिकेट, कई जजमेंट हैं सुप्रीम कोर्ट के जिसमें कि जो बेनिफिशियल लॉ है उसके अंदर उसको स्ट्रिक्टली यूज़ नहीं किया जा रहा। जैसे 498 के या फैमिली मैटर्स है या ये मोटर व्हीकल एक्ट है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस की जो 65B के सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट है उसको थोड़ा सा डाइल्यूट किया गया। बाकी जो सारे केसेस हैं उनके अंदर ये है। क्यों? क्योंकि उसके बेसिस पे ऐसा ना हो कि उस कंट्रावेंशन के लिए जिसको कंपनसेशन मिलना है या वो फॉल्ट लाइबिलिटीज़ के उसमें फंस जाएगा और फिर वो रुक जाएगा, उसके लिए तो नुकसान ना हो। ये हैं जजमेंट। बट एक आखिरी सवाल लेंगे। नमस्कार सर, मेरा नाम रजत गिरधर है और मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जैसे आपने बताया था कि पनिशमेंट 2 to 7 years हो जाएगी, तो सर इसमें जो सेल्फ सरेंडर के जो केसेस होते हैं उनमें क्या डिफरेंस आएगा? देखो बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी जो चेंजेस की गई हैं वो पहले क्या था कि ग्रेवियस हर्ट के लिए भी 2 साल की सज़ा थी और 304A के लिए भी, मतलब जिसमें जो है डेथ हो जाती थी उसके लिए भी 2 साल थी। लेकिन अब पनिशमेंट भी बढ़ा दिया, 3 साल कर दिया है ग्रेवियस हर्ट में, और उसकी पनिशमेंट 10,000 रुपये फ़ाइन भी कर दिया है। आज की डेट में जो हमारा मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें जो कंडीशन है इसकी ड्राइवर के लिए 134 जो सेक्शन है वो ड्राइवर की रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करती है कि वो एक तो इंजर्ड को ले जाएगा, जो ऑफेंडिंग व्हीकल का ड्राइवर ले जाएगा, और दूसरा पुलिस को इन्फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये अगर दोनों चीज़ नहीं करता तो उसकी 10 साल की सज़ा है। लेकिन इस नए प्रोविजन में उस 10 साल से अगर ये दोनों काम कर देता है वो, तो वो 7 साल के प्रोविजन में आ जाएगा। यानी उसकी सज़ा जो है उसकी सज़ा उसकी कम हो जाएगी। और वो जो ये प्रोविज़न है इसमें 177 का जो प्रोविज़न जिसमें सज़ा मिलती है, वो सज़ा भी उससे उसके जो MB एक्ट में मिलती है उस सज़ा से भी वो हटा दिया जाएगा। यानी अगर आप एक्सीडेंट के बाद में ये ख्याल रखते हैं कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको फ़ौरन आपको कहीं ना कहीं हॉस्पिटल पहुंचाना है और पुलिस को भी इन्फॉर्म करना है, तो आप उस सज़ा से बच सकते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिल सकती है। तो कोशिश यही करें कि सबसे पहले तो आप ध्यान से ड्राइव करें, और अगर खुदा न खास्ता कहीं ऐसा कोई मामला हो जाता है तो वहाँ से भागे नहीं, पूरा साथ दें और कोशिश करें इस तरह के लोगों को जो ज़ख्मी हालत में आपकी मदद का इंतज़ार कर रहे हैं, आप उनकी मदद ज़रूर करें। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने दोनों खास मेहमानों का, तमाम स्टूडेंट्स का, कि आपने आज की इस पेशकश में शिरकत की। और हम अपने नाजरीन को यहाँ पर छोड़े जाते हैं कानून से मुताल्लिक कुछ अहम मालूमात के साथ। हम फिर हाजिर होंगे किसी अलग और ख़ास मौजू के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। सर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी